नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है साथियों। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में भेड़ की नस्लों को स्टार्ट किया था, जिससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सामान्य जानकारी तैयार की थी। भेड़ से संबंधित पढ़ी थी कि भेड़ कहाँ पाई जा रही है, किस तरह से है, क्या इसका वर्गीकरण है, मतलब कौन से कुल की है, वंश क्या है, जाति क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कितने गुणसूत्र हैं। इस तरह की सामान्य जानकारी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग भेड़ में आगे स्टार्ट करते हैं भेड़ों का वर्गीकरण। अब देखो, भेड़ों का जो वर्गीकरण है, यदि भेड़ों का आप वर्गीकरण देखोगे तो भेड़ों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो ये भेड़ों का वर्गीकरण वातावरण के आधार पर किया गया है। वातावरण के आधार पर एक वैज्ञानिक थे, राइट, उन्होंने किया था। तो वातावरण के आधार पर भेड़ों का जो वर्गीकरण है, यदि आपसे कहा जाए कि भेड़ों का जो वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण का आधार क्या है, तो भेड़ों का वर्गीकरण वातावरण के आधार पर किया गया। वातावरण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो भेड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यदि आपसे पूछा जाए तो वातावरण के आधार पर किया गया है। और किसने किया था? राइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भेड़ों का वर्गीकरण किया था। और आधार क्या था? तो यह आधार इन्होंने बताया था आपके किसको? वातावरण को। तो वातावरण के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण भेड़ों को कुल 4 भागों में बांट दिया था। वातावरण के आधार पर जो भेड़ हैं, इन भेड़ों को 4 भागों में बांट दिया था। वातावरण के आधार पर तो भेड़ें, इन भेड़ों को कुल 4 भागों में बांट दिया था आपके वातावरण के आधार पर। अब वातावरण के आधार पर क्या वर्गीकरण किया था इन्होंने, किस तरह से बांटा था राइट नामक वैज्ञानिक के द्वारा? तो सबसे पहले उत्तरी हिमालयी क्षेत्र के आधार पर बांटा। उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, तो एक तो इन्होंने बांटा कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में बांट दिया। एक इन्होंने बांटा पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क वाले में। एक इन्होंने बांटा था आपके पश्चिमी शुष्क, एक इन्होंने बांटा था पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में। पश्चिमी शुष्क एवं शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांटा। तो एक तो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में, एक पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में बांट दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने दो तो इस तरह से बांटे पश्चिम वाले, और एक दक्षिण में, दक्षिण पठारी क्षेत्र। दक्षिण में कौन सा था? दक्षिण पठारी क्षेत्र। दक्षिण पठारी क्षेत्र, तो एक दक्षिण पठारी क्षेत्र बन गया। तो एक तो बन गया आपके उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र, और चौथा है पूर्वी क्षेत्र। चौथा कौन सा बना दिया इन्होंने? पूर्वी क्षेत्र। तो इस तरह से कुल 4 भागों में वर्गीकरण किया था किसका? आपके भेड़ का। तो भेड़ का इन 4 भागों में वर्गीकरण किया, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। अब बात आती है कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, जिसमें आपकी क्या है? कश्मीर है, हिमालय की पहाड़ी है, इनमें कौन सी भेड़ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय की पहाड़ी, इनमें कौन सी भेड़ पाई जाती है? तो आप लोग कह सकते हो कश्मीर है, हिमालय की पहाड़ियां हैं, पहाड़ी
क्षेत्र हिमालय का, इनमें पाए जाने वाली जो भेड़ हैं को कहाँ रखा आपके, तो उनको उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में माना, उत्तराखंड वाला हिस्सा है ये आपकी। अब इसमें कौन कौन सी भेड़ पाई जाती हैं इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में कौन कौन सी भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे रामपुर है, गद्दी है, तो कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। रामपुर, गद्दी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, तो रामपुर है, गद्दी है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और बताइए, बुशायर है, कौन सी आपकी, बुशायर इसी क्षेत्र में पाई जाती है आपके। तो रामपुर, गद्दी, बुशार, बकरवाल, कौन सी, बकरवाल, बकरवाल, तो बकरवाल भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो रामपुर है, गद्दी है, बकरवाल है, गुरेल है? गुरेल, तो ये सब कौन से क्षेत्र में आपके, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली नस्ल है। ये कौन से में पाई जाती हैं, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली नस्ल है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो ये क्षेत्र एक तरह से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये वाला हिस्सा आ गया। इसमें कौन सा आ गया, राजस्थान आ गया आपके, हरियाणा आ गया, गुजरात वाला हिस्सा इसी में आ गया। तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये वाले हिस्से इसी में आएंगे, पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क वाले में, पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क वाले में आएंगे। इसमें कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें चोकला, चोकला इसी में पाई जाती है, किसमें, पश्चिमी अर्ध शुष्क वाले में पाई जाती है। कौन सी, चोकला है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकला, तो चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी इसी में पाई जाती है। नाली है, बीकानेरी है, नाली, बीकानेरी, तो नाली, बीकानेरी, ये भी किस में पाई जाती हैं, पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क वाले में पाई जाती हैं। मालपुरा में पाई जाती है, मालपुरा, मालपुरा नस्ल इसी में है आपके। तो चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरा, इनका ध्यान रखना है। सोनाड़ी का ध्यान रखना है, सोनाड़ी भी इसी में, सोनाड़ी, बिल्कुल सोनाड़ी भी इसी क्षेत्र की है। इसके अलावा सोनाड़ी भी इसी क्षेत्र की है। तो ये नस्लें सब किसमें हैं, पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में, पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क में आती है। फिर बात किसकी आती है, दक्षिण पठारी क्षेत्र। अब दक्षिण जो पठारी क्षेत्र है, इसमें नीलगिरी की पहाड़ियों से विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है वो आता है आपके, नीलगिरी की पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र आता है। इसमें विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र इसी में आता है आपके। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इस वाली के, दक्षिण पठारी क्षेत्र के, जो नीलगिरी से कहाँ है, विंध्याचल पर्वत वाले में आता है। तो इसका है डेक्कनी, डेक्कनी इसी का उदाहरण है, डेक्कनी इसी का उदाहरण है आपके। तो डेक्कनी नस्ल इसी का है। कौन सा, दक्षिण पठारी वाला भाग है जो कौन सा है इसका, डेक्कनी है, नेलोरी है, डेक्कनी है, नेलोरी है, नेलोरी भी इसी का उदाहरण है। तो डेक्कनी, नेलोरी ध्यान रखना है आपको। हसन, नायनर, हसन भी इसी का उदाहरण है। हसन किसका है, दक्षिणी पठारी का है, तो हसन भी किसका है, दक्षिणी पठारी का है। रायनर किसका है, इसी का है आपके, रायनर, रायनर इसी का उदाहरण है। तो डेक्कनी है, नेलोरी है, हसन है, रायनर है, कोयमटूर है, मंडिया है, मंडिया है, कोयमटूर है, कोयमटूर, ये सभी नस्ल किसकी हैं, दक्षिण पठारी क्षेत्र की नस्ल हैं। और पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए कि पूर्वी क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं, पूर्वी क्षेत्र की जो नस्ल है
इसके उदाहरण कौन से? पूर्वी, तो पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया? बिहार वाला हिस्सा में कौन सा हिस्सा शामिल किया जाता है? बिहार वाला। अब बिहार में कौन सी नस्ल है? बिहार साइट में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में कौन सी नस्ल है? छोटा ना शाहवादी है, छोटा नागपुरी है, शाहवादी, छोटा नागपुरी। तो शाहवादी, शाहवादी, छोटा नागपुरी, छोटा नागपुरी। तो शाहवादी, छोटा नागपुरी ये किस में आती हैं? तो ये शाहवादी, छोटा नागपुरी ये सब किस में? आपके पूर्वी पठारी भाग वाले में, सॉरी पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिणी पठार में नीलगिरी से विंध्याचल में, जिसमें डेक्कनी है, नेलोरी है, हसन है, रायनर है, मंडी है, कोयमटूर है आपके। पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क वाले में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वाली नस्लें हैं। इसमें चौकला है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, नाली है, बीकानेरी है, नाली है, बीकानेरी है, मालपुरा है, बीकानेरी, मालपुरा, सोनाड़ी, ये सब इसमें आती हैं। इसके अलावा उत्तरी हिमालय क्षेत्र में कश्मीर और हिमालय की पहाड़ी और उत्तराखंड वाले इससे आ जाएंगे आपके। इसमें रामपुर है, गद्दी है, बुशायर है, बकरवाल है। कौन सी है? बकरवाल है, गुरेल है। तो ये बकरवाल, गुरेल ये सब इसी में आ जाती हैं आपके, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये नस्लें, ये वातावरण के आधार पर भेड़ों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो वातावरण के आधार पर भेड़ों का टोटल वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। अब उसके बाद में बात आती है कि कुछ भेड़ आपकी कैसी हैं? तो कुछ भेड़ विदेशी नस्ल की भी हैं हमारे। कुछ कैसी हैं? विदेशी नस्ल भी हैं भेड़ की, उनको भी देखते हैं हम लोग। भेड़ की विदेशी नस्ल, भेड़ की विदेशी नस्ल। अब भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में देखा जाए कि भेड़ की कौन कौन सी नस्ल विदेशी हैं। तो भेड़ की कौन सी नस्ल विदेशी हैं आपके? कौन कौन सी नस्ल भेड़ की क्या है? विदेशी हैं। तो भेड़ की कौन कौन सी नस्ल हैं जो विदेशी हैं? आपको ध्यान रखना है भेड़ की। मैरिनो, मैरिनो नस्ल है भेड़ की, मैरिनो। तो मैरिनो नस्ल भेड़ की कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। ये कहाँ की है? स्पेन की। तो मैरिनो भेड़ की कैसी नस्ल हो गई? विदेशी। तो मैरिनो भेड़ की विदेशी नस्ल है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि और कौन कौन सी नस्ल हैं जो विदेशी हैं। तो काराकुल, कराकुल कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है कराकुल। तो भेड़ की कराकुल कैसी नस्ल है? कराकुल। कराकुल कैसी नस्ल है? विदेशी आपके। तो ये जो कराकुल नस्ल है, ये कराकुल नस्ल कहाँ की है? मध्य एशिया की है। कराकुल नस्ल कहाँ की है आपके? मध्य एशिया की है। तो ये कहाँ की है आपकी? मध्य एशिया के। कराकुल नस्ल मध्य एशिया की है। तीसरा आपकी मेरिनो स्पेन की है, कराकुल मध्य एशिया की आपकी। लिकोलन इंग्लैंड की है। लिकोलन किसकी है? इंग्लैंड की है। लिकोलन, लिकोलन किसकी है? तो ये कहाँ की नस्ल है? इंग्लैंड की नस्ल है आपकी। तो ये इंग्लैंड की है, लिकोलन है। तो लिकोलन नस्ल कहाँ की है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ की नस्ल है? इंग्लैंड की नस्ल है। इसके अलावा डॉर्सेट, डॉर्सेट भी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। डॉर्सेट नस्ल कहाँ की है? तो डॉर्सेट भी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। तो डॉर्सेट नस्ल इंग्लैंड की है। और देखें और कौन कौन सी विदेशी नस्ल है? रेम्बुलेट, रेम्बुलेट ये कौन सी है? रेम्बुलेट, रेम्बुलेट नस्ल कहाँ की है? तो रेम्बुलेट कहाँ की है? फ्रांस की है। रेमुलेट कहाँ की है? फ्रांस की। तो रेमुलेट फ्रांस की है, डॉर्सेट इंग्लैंड की है, टिकोलन इंग्लैंड की है, कराकुल मध्य एशिया की है, मेरिनो कहाँ की है? स्पेन की है। सफोल्क इंग्लैंड की है, सफोल्क। सफोल्क जो नस्ल है वो कहाँ की है? तो ये नस्ल कहाँ की है? इंग्लैंड की है, सफोल्क है जो। तो सफोल्क इंग्लैंड की है। और देखें आप कौन कौन सी हैं। तो इंग्लैंड की हो गई आपकी। इसके अलावा देखो मेरिनो स्पेन की है, कराकुल मध्य एशिया के, लोगोलन इंग्लैंड की है, डॉर्सेट इंग्लैंड की है, रेबुलेट फ्रांस की है, सफोलक किसकी है? इंग्लैंड की। सफोलक इंग्लैंड की है। कोरीडेल न्यूजीलैंड की है, कोरीडेल। कोरीडेल और ध्यान रख लेना है आप लोगों को, कोरीडेल, कोरीडेल कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। कोरीडेल, कोरीडेल नस्ल कहाँ की है भेड़ की? न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की है।
कोरिडेल भेड़ की नस्ल कहाँ की है? तो न्यूजीलैंड की है, कोरिडेल है जो। तो ये कुछ भेड़ की विदेशी नस्ल हैं जो आपको ध्यान रखना है। जिसमें मेरिनो तो ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेरिनो को लेकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिनो नस्ल है जो। तो कि मेरिनो स्पेन की है, कराकुल मध्य एशिया की है, रेगुलन इंग्लैंड की है, डॉर्सेट इंग्लैंड की है, रेबुलेट फ्रांस की है, सफोलक इंग्लैंड की है, कोरिडेल न्यूजीलैंड की है। कोरिडेल कहाँ की है आपके? तो कोरिडेल नस्ल कहाँ की है? तो न्यूजीलैंड की है, कोरिडेल नस्ल है जो। तो कोरिडेल नस्ल कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। तो ये भेड़ की कुछ विदेशी नस्ल है। अब हम लोग भेड़ की नस्लों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पहली आपके सामने मेरिनो। अभी मैं आपसे कह रहा था कि मेरिनो नस्ल बड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है जो एग्जामों की दृष्टि से बड़े काम की है। अब मेरिनो पर यदि हम लोग बात करें कि जो मेरिनो नस्ल है, यदि आप लोग मेरिनो नस्ल का देखें उत्पत्ति स्थल, यदि हम लोग देखें कि मेरिनो नस्ल है, तो मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थल, तो अभी आपने देखा है कि मेरिनो नस्ल कहाँ की है? विदेश की है। और किस देश की है? तो स्पेन की है। तो मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? स्पेन। कि मेरिनो नस्ल कहाँ की है? तो स्पेन की, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है? तो इसका यदि वितरण आप लोग देखोगे, वितरण क्षेत्र राजस्थान के अंदर देखना है हम लोगों को। तो ये जो वितरण है मेरिनो का, वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है मेरिनो का वितरण? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में जो मेरिनो भेड़ है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो टोंक में मिल जाती है मेरिनो। मेरिनो कहाँ मिल जाती है राजस्थान में? टोंक है, जयपुर है, सीकर है, इन हिस्सों में मिल जाती है। टोंक है, जयपुर है, सीकर है। तो टोंक, जयपुर, सीकर, इन हिस्सों में कौन सी नस्ल मिल जाती है आपकी? मेरिनो मिल जाती है आपकी। राजस्थान में इसका विस्तार है, तो इन हिस्सों में मेरिनो मिल जाती है। और मेरिनो को लेकर कौन से तथ्य हैं कि आपकी मेरिनो आपके सामने देखो खतरनाक ऊन से ढकी हुई है, तो इसका मतलब सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। तो विश्व में सर्वाधिक, क्योंकि यह एकदम ऊन से कवर्डेड है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। तो यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है, तो मेरिनो है। विश्व की कुल ऊन का, विश्व की कुल ऊन का कितने प्रतिशत? 80% इसी से उत्पादित होता है। विश्व की जो कुल ऊन है उसका 80% किससे? मेरिनो से। ये देखो, मुख से खुर तक संपूर्ण शरीर पर, ये जो मुख है, मुख से लेकर खुरों तक संपूर्ण शरीर किससे ढका हुआ रहता है? ऊन से ढका हुआ रहता है। संपूर्ण शरीर मुख से लेकर खुरों तक, मुख से लेकर लेकर खुरों तक, खुरों तक संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर ऊन से ढका हुआ रहता है, से ढका हुआ रहता है, या बालों से ढका हुआ रहता है संपूर्ण शरीर आपके का, जो मुख से लेकर बिल्कुल खुरों तक एकदम खतरनाक रूप से बालों से ढका रहता है। इसकी जो गर्दन है, ये गर्दन, इस गर्दन पर, और ये जो कंधे हैं, ये गर्दन वाला हिस्सा है, कंधे हैं, या झुर्रियां पाई जाती हैं, सलवटें पाई जाती हैं आपके। तो गर्दन और कंधों पर झुर्रियां और सलवटें पाई जाती हैं आपके। तो जो गर्दन और जो कंधे हैं, आप लोग कह सकते हो कि जो गर्दन और कंधे हैं उन पर क्या पाई जाती हैं? झुर्रियां या सलवटें। गर्दन व कंधा, गर्दन व कंधों पर और सलवटें, झुर्रियां और सलवटें पाई जाती हैं। तो इसकी गर्दन और कंधे को देखा जाए तो जिन पर क्या पाई जाती हैं? झुर्री और सलवटें पाई जाती हैं। तो गर्दन और कंधे पर झुर्री और सलवटें पाई जाएंगी। एक ही ध्यान रखना है आपको कि इसकी गर्दन और इस पर, अब देखो बालों से एकदम खतरनाक रूप से क्या है? ढकी हुई है। अब इसमें जो मादा है ये, तो इसमें सींग नहीं है। नर होता तो घुमावदार क्या पाए जाते? सींग भी पाए जाते हैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है,
मैरिनो की मादा में सींग रहित होती है। मैरिनो की जो मादा है, मैरिनो मैरिनो मादा सींग रहित होती है। जबकि जबकि मैरिनो नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। घुमावदार सींग पाए जाते हैं। तो नर में तो घुमावदार सींग होते हैं, लेकिन मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। आप कह सकते हो मादा में नहीं पाए जाते हैं। तो मादा सींग रहित होती है, जबकि नर में घुमावदार क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं। अब ज्यादातर मेरिनो भेड़ का रंग कैसा होगा, तो मेरिनो भेड़ का ज्यादातर रंग कैसा होता है, आपके सफेद पाया जाता है। तो मेरिनो भेड़ का रंग कैसा होगा, सफेद, एकदम सफेद ऊन मिलती है मेरिनो से, तो रंग सफेद होगा। इसका सिर मध्यम आकार का होता है। इसका जो सिर है, यदि आप लोग सिर देखोगे इसका, तो ये जो सिर है वो मध्यम आकार का होगा, ऊन से ढका हुआ है एकदम। तो सिर मध्यम आकार का, सिर मध्यम आकार का होता है। सिर मध्यम आकार का होता है और से ढका हुआ, सिर मध्यम आकार का होगा और किससे ढका हुआ रहेगा, ऊन से ढका हुआ पाया जाएगा। तो सिर मध्यम आकार का होगा, ऊन से ढका हुआ पाया जाता है। ये प्रकृति की सबसे मजबूत नस्ल मानी जाती है। यह है प्रकृति की सबसे मजबूत सबसे मजबूत नस्ल मानी जाती है। तो ये प्रकृति की सबसे मजबूत नस्लों में गिनी जाती है, नस्ल मानी जाती है। कौन सी, मेरिनो। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्रकृति की सबसे मजबूत नस्ल कौन सी है, मेरिनो है। जो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जो विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी अपना जीवन, विपरीत जलवायु परिस्थिति होती है उसमें भी अपना जीवन यापन करती है। तो ये प्रकृति की सबसे मजबूत नस्ल मानी जाती है, क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों में भी परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर लेती है, अपना आसानी से जीवन यापन कर लेती है। इसलिए सबसे मजबूत स्थिति में इस नस्ल को माना जाता है। इससे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम किस्म की ऊन किससे प्राप्त होती है, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वोत्तम किस्म की ऊन, तो सर्वोत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, एक अच्छी क्वालिटी वाली ऊन प्राप्त होती है इस नस्ल से। इस नस्ल से एक अच्छी क्वालिटी वाली क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। एक अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है इस नस्ल से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस नस्ल की स्थिति है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो मेरिनो है, यदि ऊन के मामले में देखी जाए तो ऊन उत्पादन की क्या स्थिति है, यदि ऊन उत्पादन को देखा जाए इस मेरिनो के का, तो ऊन उत्पादन की क्या स्थिति है। यदि ऊन उत्पादन देखोगे आप लोग, ऊन उत्पादन, तो ये मेरिनो का ऊन उत्पादन जब देखोगे, तो यदि हम लोग नर की स्थिति देखें कि नर से लगभग कितनी ऊन प्राप्त होती है, तो 10 से 14 केजी प्रति वर्ष प्राप्त होती है। एक साल में लगभग 10 से 14 केजी ऊन प्राप्त हो जाती है नर से। जबकि मादा से यदि आप लोग देखोगे कि इसकी जो मादा है, इससे लगभग कितनी ऊन प्राप्त होती है, तो 7 से 9 केजी प्रति वर्ष ऊन प्राप्त हो जाती है, लगभग 7 से 9। और इससे लगभग 10 से 14 केजी और इससे 7 से 9 केजी प्रति वर्ष ऊन प्राप्त हो जाती है आपकी।
तो ये उच्च मात्रा में क्या पाई जाती है, ऊन मिलती है किससे, मेरिनो से। तो ये आपकी मेरिनो नस्ल के लेकर थी आपकी, और भेड़ की नस्लों पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।